वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे? वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बाकी स्टूडेंट क्लास नहीं लेना चाह रहे या बिजी हैं? ओके वेल। पता करो ना। हो सकता है सारे सो ना रहे हों या ड्यूटीज़ में बिजी हैं इसलिए क्लास नहीं लेना चाह रहे। लेट मी कंफर्म, अदरवाइज हम क्लास स्किप कर लेते हैं अगर कोई लोग विलिंग नहीं है तो। एनी हो 5 मिनट्स तक वेट करते हैं, देखते हैं कोई ऑनलाइन आता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आते तो फिर कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करके क्लास स्किप कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं, अभी तक ऑनलाइन क्लास नहीं हुई। वालेकुम अस्सलाम।
Okay, now three are here. Okay, so we have to continue. Almost 50% of the class is present. ओके, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट इन्फ्लेमेशन एंड सेलुलर रिस्पॉन्सेज के बारे में. कैन यू डिफाइन के व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? कैन एनीबॉडी? वेरी गुड इवनिंग. ओके, स्वेलिंग, व्हाट इज स्वेलिंग? इन्फ्लेमेशन और सेलुलर रिस्पॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेमेशन. Inflammation, you can define as it's a swelling. ओके, बट इट्स नॉट अ स्वेलिंग. अगर इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो इट्स अ टिश्यू रिस्पॉन्स टू एन इंजरी. You can define it as the tissue response to an injury is known as inflammation, right? Or definitely inflammation and swelling is two separate things having two different definitions. Swelling कोई एडिमेटस कंडीशन को भी आप swelling कह सकते हैं. और रेडनेस ये उसके साइन में आ सकती है, स्वेलिंग उसके साइन में आ सकती हैं. ओके, कि रेडनेस है, स्वेलिंग है, हीट है, पेन है, लॉस ऑफ फंक्शन है, तो ये उसके कार्डिनल साइंस के अंदर चीज़ें आ सकती हैं. तो जो इन्फ्लेमेशन बेसिकली है वो एक रिस्पांस है टिश्यू का टूवर्ड्स एन इंजरी. कि अगर कहीं पे कोई इंजरी होती है तो जो टिश्यू रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट कोई रिस्पांस शो करती है तो उसको कहा जाता है इन्फ्लेमेशन. अब बेसिकली अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की तो इन्फ्लेमेशन में होता क्या है? पहली चीज़, लास्ट क्लास में भी हमने एक अच्छा डिस्कस किया था इन्फ्लेमेशन को. एक टिश्यू रिस्पांस टू एन इंजरी होता कैसे है? जिसके लिए सर्टेन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं. इनमें बेजोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं. अब ये जो बेजोफिल्स होते हैं ना, ओके वॉइस नहीं आ रही, फिर लेट मी रिफ्रेश. ओके. ओके, आप कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही है. होप सो अब आ रही होगी. अच्छा अच्छा, चलें अब कंफर्म कर लें आवाज़ आ रही है. होप सो आ रही होगी. तो हम बात कर रहे थे इन्फ्लेमेशन की. कहीं पे भी इंजरी होती है, कोई टिश्यू डैमेज होता है,
तो उसके रिजल्ट में वहाँ पे टिश्यू के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर चेंजेस आती हैं। जो ब्लड वेसल के अंदर चेंजेस आती हैं दैट आर नोन एज वेस्कुलर चेंजेस। जो सेल के अंदर ये इंजरी साइड पे चेंजेस आ रही होती हैं उसको कहा जाता है सेलुलर चेंजेस। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग कि क्लास को स्किप कर दिया जाए क्योंकि नो स्टूडेंट वाज हियर टू अटेंड द क्लास। ओके वेल, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेमेशन। जैसे ही इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया है कि इट्स अ टिश्यू रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। वेल, अब ये जो टिश्यू रिस्पॉन्स होता है या तो सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है या वो ब्लड वेसल जो कि उस एरिया के अंदर इंजरी हुई है जिनकी, या उन जो ब्लड वेसल्स है उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो जो सेल का रिस्पांस होता है या उस जगह पे जो सेल डैमेज हुए हैं जब उनका रिस्पांस होता है तो उसको कहा जाता है सेलुलर चेंजेस। और जो ब्लड वेसल या ब्लड वेसल कैलिबर्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं या ब्लड वेसल के डायामीटर के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, दीज चेंजेस आर नोन एज वेस्कुलर चेंजेस। अब चेंजेस ब्लड वेसल के अंदर भी आ रही होती हैं कि ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा करनी है, उस एरिया के अंदर कम करनी है। और जो वहाँ पे सेल पड़े होती हैं उनके अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स या ब्लड के अंदर भी सेल कुछ मूव कर रहे होती हैं, उनकी भी इमिग्रेशन होती है, मार्जिनेशन होती है, एडिशन होती है, कीमोटैक्सिस होती है। तो वो भी मूव करके उस इंजर्ड एरिया तक पहुंच रहे होती हैं, राइट। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। इसके अलावा सर्टेन केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस एरिया के अंदर वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। एडिमेटस कंडीशन प्रोड्यूस होती है, एक्सोडेशन प्रोड्यूस होती है। उसके रिजल्ट में हमने कार्डिनल साइंस के बारे में डिस्कस किया था कि कार्डिनल साइंस होते हैं जो कि रेडनेस हो रही होती है, उस एरिया के अंदर ब्लड सिस्टम नर्व एंडिंग्स होती हैं तो वो पेन काज करना शुरू कर देती हैं और एट द एंड लॉस ऑफ फंक्शन होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो कि आज हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो हमने डिफाइन जो इन्फ्लेमेशन है उसको ऐसे किया है कि टिश्यू रिस्पॉन्स टू एन इंजरी है। ओके, तो यू कैन आल्सो डिफाइंड एज द बॉडीज आर टिश्यू रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, लोकलाइज्ड इम्यून रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं विच ट्राइज टू लोकलाइज द पैथोजन एजेंट। प्रोटेक्टिव भी हो सकती है, बेनिफिशियल। मोस्टली जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं वो बेनिफिशियल होती हैं, बॉडी को मज़ीद इंजरी से प्रिवेंट कर रही होती हैं। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि ये पोटेंशली हार्मफुल भी हो सकती है, लाइक अगर या ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो गई है दैट इज़ नोन एज इंसेफ्लाइटिस। यस, अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया है, एंटीजन एंटीबॉडी सवेयर रिएक्शन हो गया है या एनाफिलेक्टिक शॉक हो गया है जिसके अंदर वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई है, तो दीज कंडीशंस आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। उसमें भी इन्फ्लेमेशन ही हो रही होती है, राइट। वेल, टू टाइप्स होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। एक्यूट जो कि हमने एट द एंड इसका डिफरेंस भी देखा था कि जो लेस देन 6 मंथ के लिए होती है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, जिसका ड्यूरेशन मोर देन 6 मंथ होता है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा इसके अंदर मीडिएटर्स रिलीज होती हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एक्यूट के अंदर कम होती है लेकिन जो क्रोनिक होती है उसके अंदर टिश्यू डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही होती है। ल्यूकोसाइटोसिस होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हो सकता है कोई ग्रेनुलोमा बनने के चांसेस होते हैं। जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ग्रेनुलोमेटस और नॉन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही होती है।
जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है ये सेकंड्स में, मिनट्स में और आवर्स में रिजॉल्व हो जाती है। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है दैट रिमेन्स फॉर डेज, मंथ, इवन के ईयर्स तक चलती रहती है। अगर हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात करें तो हमने रोमाटाइड आर्थराइटिस को लिया था, एसएलई को लिया था। इस तरह की जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं वो मोर देन 6 मंथ ले जाते हैं, मोर देन इवन के ईयर्स ले जाते हैं, तो दैट कम्स अंडर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। वेल, डिफरेंट काजेज़ थे, दो तरह के हमने डिस्कस किए थे कि एंडोजीनियस काज हो सकता है, ये एक्सोजीनियस काज हो सकता है। एंडोजीनियस में हमने ये कहा था कि सर्कुलेशन को डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग बेटा। कोई सर्कुलेटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक थ्रोम्बोसिस हो सकती है, इन्फॉक्शन हो सकता है, कोई हेमरेजिक कंडीशन हो सकती है, इंजाइमेटिक अबनॉर्मल इंजाइमेटिक एक्टिवेशन हो सकती है, लाइक एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हो गया है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक यूरिक एसिड या यूरिया की अकमुलेशन होना शुरू हो गई है, तो गॉटी आर्थराइटिस काज कर रहे होती हैं। बट इसके अलावा एक्सोजीनियस एजेंट्स हो सकते हैं जिनके अंदर कोई फिजिकल एजेंट्स हो सकता है, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो एक्सोजीनियस काज के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। वेल, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने ये कार्डिनल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि ये सेल्सियस था जिसने लोकल रिएक्शन ऑफ इंजरी के इन टर्म्स उसने कार्डिनल साइंस दिए थे। उन कार्डिनल साइंस के अंदर रेडनेस थी, स्वेलिंग थी, हीट थी, पेन था और लॉस ऑफ फंक्शन था। उसके बाद ये लॉस ऑफ फंक्शन बाद में ऐड हुआ है, फिफ्थ कार्डिनल साइंस स्पेशली द पेन। और इसके अलावा कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन में जो रेडनेस और हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही होती है ये हमने लास्ट क्लास में भी इन डिटेल डिस्कस किया था। अब होता बेसिकली वहाँ पे क्या है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वेस्कुलर डायलिटेशंस फॉलोड बाय वेजोकंस्ट्रिक्शन। पहले जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर वेसो डायलिटेशन होती है, लेकिन जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उनके अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। अब वो वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में वहाँ पे रेडनेस होना शुरू हो जाती है और हीट प्रोड्यूस होती है। अगर टच करेंगे तो वो वार्म टू टच होगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन उसमें ये होती है कि सर्टेन मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, लाइक हिस्टामीन रिलीज़ होती है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज़ होती है, इंटरल्यूकन्स रिलीज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से एडीमा हो जाता है जिसे टिश्यू स्वेलिंग का नाम भी दिया जाता है। तो दूसरी कंडीशन में इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी गिव्स एडिमा काजिंग टिश्यू स्वेलिंग। तीसरे में ये होता है कि सर्टेन केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और वो केमिकल मीडिएटर्स काजिंग स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स दैट गिव्स पेन। जैसे ही उस एरिया के अंदर स्वेलिंग होएगी तो केमिकल मीडिएटर्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके होते हैं, तो उनके रिलीज़ होने से जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। उसकी वजह से जो एडीमा होता है, एडीमा की वजह से सेंसरी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती हैं और पेन की सेंसेशन आना शुरू हो जाती है। अगर पेन और स्वेलिंग रहेगी तो उसके रिजल्ट में लॉस ऑफ फंक्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि जो डिस्ट्रक्शन है वो कितनी हुई है। ओके, ये कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं इस तरह के। रेडनेस होएगी, देन हीट होएगी, लॉस ऑफ फंक्शन होना शुरू हो जाएगा, पेन होएगा, एडीमा होगा, राइट। केमिकल मीडिएटर्स के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था। अब ये जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं इनमें वेजो एक्टिव अमाइंस होते हैं, प्लाज्मा
प्रोटीएजेस और कंप्लीमेंट सिस्टम्स होते हैं। इसके अलावा अरिस्टोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, कीमोकाइंस होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब अगर हम वेजो एक्टिव अमाइंस की बात करें तो जो वेजिव एक्टिव अमाइंस हैं उनके अंदर हिस्टामीन आती है और सेरोटोनिन आती है, या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन आ रही होती है। प्लाज्मा प्रोटीएजेस और अगर हम कंप्लीमेंट के सिस्टम की बात करें तो उनके अंदर एक मैन्युफैक्चरर्स का आ रहा होता है। और अरिचिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स की बात करें तो उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडन्स आ रहे होते हैं, लिकोट्राइन्स आ रहे होते हैं, लिपोक्सन्स आ रहे होते हैं, और साइटोकाइंस के अंदर अगेन इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 6 और ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर्स आ रहे होते हैं। कीमोकाइंस आ रहे होते हैं, और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्री ड्राइव्ड फ्री रेडिकल्स आ रहे होते हैं, जो कि कम्स अंडर द केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये लोकल इन्फ्लेमेशन या लोकल मीडिएटर्स होते हैं और सिस्टेमिक मीडिएटर्स होते हैं। अगर हम मीडिएटर्स की बात करें तो जो लोकल मीडिएटर्स होते हैं, दीज आर परफॉर्म मीडिएटर्स इन द सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। अब ये जो मीडिएटर्स होते हैं बेसिकली ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर पड़े होते हैं, और जैसे ही कोई डैमेज होता है या इंजरी होती है तो ये रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर हिस्टामीन आती है, सेरोटोनिन आता है, और लाइसोसोमल एंजाइम्स आती हैं। और इनका सोर्स क्या है, रिलीज़ कहाँ से हो रहे होते हैं, वो फ्रॉम द बेसोफिल रिलीज़ हो रहे होते हैं, प्लेटलेट्स से रिलीज़ हो रहे होते हैं, मास्ट सेल से रिलीज़ हो रहे होते हैं, और न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस से रिलीज़ हो रहे होते हैं। दूसरे होते हैं न्यूली सेंथिसाइज में प्रोस्टाग्लैंडन्स आती हैं, लिकोट्राइन्स आते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड आती है, साइटोकाइंस आती हैं, और इनका जो सोर्स होता है वो मेनली आल लिकोसाइड से ये रिलीज़ हो रहे होती हैं। इसके अलावा माइक्रोफेजेस से रिलीज़ हो रहे होते हैं या लेम्फोसाइट से रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा होता है सिस्टेमिक मीडिएटर्स मोस्टली, और इनका जो मेजर सोर्स होता है वो लीवर होता है, और ये प्लाज्मा से रिलीज़ होने के बाद फैक्टर्स 12 जिसको हमने हेगमैन फैक्टर्स कहा था उसकी एक्टिवेशन करवाते हैं, और ये कैनन सिस्टम या ब्रेडिकाइनिन को एक्टिवेशन करवाता है, या सेकेंडली कोगुलेशन या फिब्रिनोलाइसिस सिस्टम की एक्टिवेशन करवाना शुरू कर देता है। इसके अलावा दूसरा कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है, जिसके अंदर कंप्लीमेंट सिस्टम आता है, 20 प्रोटीन्स का एक सिस्टम है जो मोस्टली एनाफ्लेक्सन्स में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ये जब मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बन रहा होता है तो ये सर्टेन मीडिएटर्स हैं जो उस टाइम रिलीज होके इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। वेल, इंस्टेड ऑफ दैट इफेक्ट ऑफ केमिकल मीडिएटर्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक अगर वेसोडाइलेशन, जो प्रोस्टाग्लैंडन्स होते हैं ये मोस्टली वेसोडाइलेशन का करवा रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरा काम होता है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। अब जो वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है उसके अंदर हिस्टामीन होती है, सेरोटोनिन होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम्स होते हैं, ब्रेडिकाइनिन्स होती है, लिकोट्राइन्स होती हैं, और पीएफ होता है, पीएफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। और कीमोटैक्सेस और लिकोट्राइन की एक्टिवेशन के लिए कंप्लीमेंट सिस्टम का गेन कुछ पार्ट होता है। लिकोट्राइन्स होते हैं, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कीमोकाइंस होती हैं, और इसके अंदर इंटरल्यूकन फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है। अगर हम फीवर की बात करें तो उसके अंदर इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 6, ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर्स और प्रोस्टाग्लैंडन्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, और ये जाके बॉडी का जो थर्मोस्टेट है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे ही बॉडी का थर्मोस्टेट चेंज होएगा या थर्मोस्टेट का सेट टेम्परेचर चेंज होएगा तो ये फीवर को लीड कर रहे होती हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडन्स और जो ब्रेडिकाइनिन्स हैं ये जो पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं उनको स्टिमुलेट कर देती हैं, और उस एरिया के अंदर पेनफुल कंडीशंस फील हो रही होती हैं। और टिश्यू डैमेज के अंदर अगेन न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेजेस का रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइसोसोमल इंजाइम्स आती हैं जो कि जो टिश्यू डैमेज हो चुकी है, ये जो डेब्रीज पड़ी होती हैं उनको इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं, और ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं
जो कि टिश्यू डैमेज हो चुकी होती है, उसमें जो सेल डेब्रीज होती हैं उसको वॉश आउट करके या क्लियर आउट करवा रहे होती हैं। अब दो तरह सी चेंजेस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि एक वेस्कुलर चेंजेस आती हैं और दूसरा सेलुलर चेंजेस आती हैं। अब वेस्कुलर चेंजेस मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, और सेलुलर चेंजेस का मतलब है कि सेल के अंदर चेंजेस आ रही हैं, राइट। अब फेज़ वन और फेज़ टू में क्या होता है, बेसिकली फेज़ वन जो होती है इसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन उस एरिया के अंदर होती है क्योंकि वहाँ पे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, जहाँ पे इंजरी हुई हुई है, तो उनका मोस्टली जो आर्टियोलर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। इसके अलावा वेस्कुलर स्पैज्म बिगिन वेरी क्विकली, विद इन 30 सेकेंड्स के अंदर वेस्कुलर स्पैज्म होना शुरू हो जाता है, और आफ्टर द इंजरी एट इट लास्ट ए फ्यू मिनट्स, और ये फ्यू मिनट्स तक रहता है, उसके बाद ये एंड हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ स्पैज्म इज नर्वस कंट्रोल होता है थ्रू कैटेकोलामाइंस रिलेटेड फ्रॉम द सिस्टेमिक नर्व एंडिंग्स। अब उस जैसे ही स्पैज्म होएगा तो दैट स्पैज्म कम्स अंडर द नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में ये होता है कि कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, और कैटेकोलामाइंस आके उस एरिया के ऊपर स्पैज्म काज कर देते हैं। फेज़ टू के अंदर एक्टिव वेजोडाइलेशन होती है। अब पहली फेज़ के अंदर हमने कहा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, राइट। दूसरी फेज़ के अंदर क्या होता है कि एक्टिव वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है थ्रू कैटाबॉलिज्म प्रोडक्ट्स दैट एक्ट थ्रू रिसेप्टर्स एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट वेस्कुलर डायलेटेशन। ये भी अगेन नर्वस मैकेनिज्म के अंडर आता है। तो जो एक्टिव वेजोडाइलेशन होती है, ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाता है, और डायलिटेशन ऑफ आर्टरियोल्स और कैपिलरीज होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर रेडनेस होती है। वेल, डायलिटेशन ऑफ आर्टरियोल्स और कैपिलरीज जैसे ही होएगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होएगी, तो वो जो ब्लड होएगा दैट इज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, तो इसलिए उसका एरिया रेडनेस होनी शुरू हो जाती है, रेड एंड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उस एरिया के अंदर जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगी, तो वहाँ पे पल्सेट सेंसेशन आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आर्टरीज आर्ट्रियोरल जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो फोर्सफुली जब ब्लड उसमें से गुजरता है, तो वो उनकी पल्सेशंस आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक्टिव हैपरीमिया इन द स्किन, उस एरिया के अंदर जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होएगी तो हैपरीमिया, एक्टिव हैपरीमिया कहा जाता है। स्किन टेरिटरी होएगा और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म लीड्स टू हायर लोकल टेम्परेचर, इसलिए उस एरिया के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो वहाँ पे जो लोकल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एरिया हीट हो जाएगा। अगर आप टच करेंगे तो वार्म टू टच होगा। वेल, दूसरी कंडीशन में सॉरी, तीसरा जो रिस्पांस आ रहा होता है उसमें पैसिव वेजोडाइलेशन होती है। हमने दो रिस्पांस डिस्कस किए हैं। पहले रिस्पांस, पहली फेज़ के अंदर हमने वेजोडाइलेशन कहा है, दूसरी फेज़ में हमने वेजो कंस्ट्रिक्शन कहा है, और तीसरी फेज़ के अंदर पैसिव वेजोडाइलेशन होती है। सॉरी। ओके। तो जो ब्लड वेसल्स इन द इफेक्टेड एरिया होती है लूज देयर रिएक्टिविटी टू द नर्वस एंड हार्मोनल स्टिमुलाई एंड पैसिव वेजोडाइलेशन अफेयर्स। अब फेज थ्री के अंदर वेजोडाइलेशन, जो पैसिव वेजोडाइलेशन हो रही होती है, उसमें क्या होता है कि जो रिस्पांस नर्वस सिस्टम का होता है और एज वेल एज जो रिस्पांस हार्मोनल का होता है, दोनों की जो रिएक्टिविटी टू टिश्यू है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे डिक्रीज होएगी तो वहाँ पे पैसिव वेजोडाइलेशन हो जाती है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है इनटू द टिश्यू, जिस जब वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाती है, या जो आर्टरी की स्ट्रक्चर्स है, ये जो ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर अल्ट्रेशन आती है, चेंजेस आती हैं, तो उसके रिजल्ट में जो परमिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही ब्लड वेसल की परमिबिलिटी इंक्रीज होएगी
जो फ्लूइड है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेशन, वो फ्लूइड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे ही स्वेलिंग होएगी तो ये जो पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं उनको एक्टिवेट कर देती हैं, तो उस एरिया के अंदर पेन होना शुरू हो जाती है और एट द एंड इम्पेयर्ड फंक्शन होने के चांसेस हो रहे होती हैं। इसके अलावा एक्सुडेशन और मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी एंड इनटू द टिश्यू स्पेस dilates the offending agents. As the fluid moves out of the capillaries, stagnations of the flow and clotting of blood in the small capillaries occurs at the site of injury. अब जैसे ही किसी एरिया के अंदर इंजरी हुई है तो उसमें ब्लड वेसल की रैप्चर हो रही होती हैं, उसमें टिश्यू की डैमेज हो रही होती है, तो जैसे टिश्यू डैमेज होएगी या ब्लड वेसल रैप्चर होगी तो वो स्मॉल स्मॉल डेब्रीज प्रोड्यूस करती हैं। उन डेब्रीज को वॉश आउट करने के लिए माइक्रोफेजेस आती हैं, ये लीकोसाइट्स होते हैं जो कि लार्ज माइक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और वो उनकी इनगल्फिंग करना शुरू कर देते हैं, उसको वॉश आउट करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वॉश आउट हो जाता है तो इस एरिया के अंदर कोगुलेशन हो रही होती है, कोगुलेशन के ब्लड स्टॉप होना शुरू हो जाता है और जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं वो इन सर्टेन कंडीशंस बनना शुरू हो जाती हैं या कोलेटरल सर्कुलेशन से उस एरिया की ब्लड सप्लाई को मेंटेन किया जा रहा होता है। वेल, इसके अलावा अगर हम पैटर्न्स ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी की बात करें तो तीन तरह से रिस्पांस आ रहे होते हैं। फर्स्ट रिस्पांस इज इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पांस, सेकेंड रिस्पांस जो होता है वो डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस होता है और तीसरा जो रिस्पांस होता है वो इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस होता है। ये तीन तरह से वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने के रिजल्ट में तीन तरह से रिस्पांस आते हैं। वेल, जो इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पांस होता है ये तब आएगा जब इंजरी माइल्ड होएगी। माइल्ड इंजरी के रिजल्ट में पहला जो रिस्पांस आएगा दैट्स इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पांस, जिसके अंदर जो परमिबिलिटी होती है वो 1 से 2 मिनट्स के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इंजरी एंड persist फॉर 15 to 30 मिनट्स। इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पांस के अंदर अंदर ये होता है कि माइल्ड इंजरी हुई, माइल्ड इंजरी होने के रिजल्ट में वहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। उन केमिकल मीडिएटर्स के अंदर हिस्टामीन आता है, ब्रेडिकाइनिन्स आता है और लिकोट्राइन्स आते हैं। अब इन्होंने लिकोट्राइन्स ने क्या किया या ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामीन ने क्या किया कि जो वेस्कुलर परमिबिलिटी है वो बढ़ाना शुरू कर दी और जैसे इंजरी होती है ये 1 से 2 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पे बेजोफिल्स पड़े होते हैं और बेजोफिल्स कंटेन कर रहे होते हैं ग्रेन्यूल्स ऑफ हिस्टामीन। ओके, और ये मैक्सिमम 15 to 30 मिनट्स तक वहाँ पे वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी हुई रहती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो लीक आउट होके जा रहा होता है। दूसरा जो रिस्पांस होता है उसके अंदर डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस आ रहा होता है। डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस में इंजरी जो होती है वो मॉडरेट होती है। अब पहली कंडीशन में जिसमें इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पांस की हमने बात की है उसमें माइल्ड इंजरी होती है, लेकिन अगर हम डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस की बात करें तो उसके अंदर मॉडरेट इंजरी होती है। वेल, इसमें क्या होता है कि जो परमिबिलिटी होती है वो 30 मिनट से लेके 10 आवर्स तक रहती है। 30 मिनट्स विद इन 30 मिनट स्टार्ट हो जाती है और 10 आवर्स तक रहती है और ये मैक्सिमम जब इसकी पीक आती है तो 4 आवर्स से लेकर 12 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इंजरी तक ये रह रही होती है। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब मॉडरेट इंजरी होती है तो हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया समटाइम्स टॉक्सिन रिलीज कर रहे होते हैं और वो टॉक्सिन जो है वो डायरेक्ट इंजरी टू एपिथेलियम काज कर रही होती है। तो जो डिलेड रिस्पांस है, डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस है, उसके अंदर जो इंजरी है वो मॉडरेट होती है, उसकी जो परमिबिलिटी है वो 30 मिनट्स से स्टार्ट होकर 10 आवर तक रहती है, लेकिन अगर हम उसकी पीक वैल्यू देखें तो वो बिटवीन 4 आवर्स से लेकर 12 आवर्स तक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इंजरी पे होती है। अब वो जो इंजरी होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं तो वो बैक्टीरियल टॉक्सिन रिलीज करते हैं और बैक्टीरियल टॉक्सिन जो होते हैं ये डायरेक्ट इंजरी टू एपिथेलियम काज कर रहे होते हैं। वेल,
अब अगर तीसरी की बात करें तो तीसरी कंडीशन में इंटरमीडिएट इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस आ रहा होता है। इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस के अंदर ये होता है कि जो इंजरी की टाइप होती है वो सवेयर होती है। इमीडिएट ट्रांसिएंट रिस्पांस के अंदर माइल्ड इंजरी होती है, डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस के अंदर मॉडरेट इंजरी होती है, और इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस के अंदर सवेयर इंजरी होती है। इसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस के अंदर इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस के अंदर हाई परमिबिलिटी बिगिंस इमीडिएट फॉलोइंग द इंजरी एंड कंटिन्यू फॉर 1 to several days। अब ये देखिएगा कि इसमें 1 से लेके सेवरल डेज तक रह रही है, और जो डिलेड प्रोलॉन्ग्ड इंजरी थी उसमें जो पीक वैल्यू थी वो 4 आवर्स से लेके 12 आवर्स तक थी। तो इसमें मोर देन सेवरल आवर्स रह रही है। इसमें भी इंक्रीज परमिबिलिटी होगी ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ एंडोथेलियल सेल। तो जो इंजरी थी वो सवेयर थी, जिसके अंदर एंडोथेलियल सेल की इंजरी हुई है, या नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही नेक्रोसिस होएगी तो अगेन उस एरिया के अंदर फेगोसाइटोसिस होना शुरू हो जाती है। सर्टेन्स केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होती हैं। इसके अलावा जो WBCs हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं वो मार्जिनेशन करके माइग्रेट करके उस एरिया के अंदर आते हैं, ताकि जो सेल डेब्रीज है उसको वॉश आउट किया जा सके। तो इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी के में 3 तरह के रिस्पांस शो हो रहे होते हैं। वन इज इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पांस, सेकेंड वन इज डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस, और थर्ड वन इज इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इंजरी, के माइल्ड है, मॉडरेट है, या सवेयर इंजरी है। ओके, दूसरी कंडीशन हमने बात की थी कि सेलुलर रिस्पांस होता है। द सेलुलर रिस्पांस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज मार्क बाय द मूवमेंट्स ऑफ फेगोसाइट्स। अब ये जो फेगोसाइट्स होते हैं इन्होंने एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ओके अब दूसरे में क्या होता है कि सेलुलर रिस्पांस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज मार्क्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ फेगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, इनटू द एरिया ऑफ द इंजरी। The two types of leukocytes participate in the acute inflammatory response, जिसके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं, और माइक्रोफेजेस आते हैं। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इनके अंदर बेजोफिल्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स आती हैं, और यूसिनोफिल्स आती हैं। मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस और इनके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ सेलुलर इवेंट्स अकर्स होता है वो इन्होंने पिगमेंटिंग करनी होती है या मार्जिनेशन के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। सेकेंडली इमिग्रेशन होती है। इसके अलावा कीमोटॉक्सिस हो रही होती है या फेगोसाइटोसिस होती है। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके थ्रू सेलुलर रिस्पांस शो हो रहा होता है। ओके, इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है इनमें क्या क्या हो रहा है। मार्जिनेशन एंड एडहेरेंस क्या होती है, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। केमिकल मीडिएटर्स जिसके अंदर हिस्टामीन आती है, ल्यूकोट्राइन्स आती हैं, और काइनिन्स आती हैं। और एंड द साइटोकाइन्स इफेक्ट द एंडोथेलियल सेल ऑफ द कैपिलरीज एंड causes the leukocytes to increase their expression of adhesion molecules। अब जैसे ही केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होती हैं तो कुछ केमिकल मीडिएटर्स होती हैं जो न्यूट्रोफिल हैं या बेसोफिल हैं। इसके अलावा जो माइक्रोफेजेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दीज आर नोन एज कीमो अट्रैक्टेंट्स। और जब वो मूव करते हैं तो उनको उनकी मूवमेंट्स थ्रू मार्जिनेशन हो रही होती है। As this occurs, the leukocytes slow their margination and begin to marginate and travel along the central axis of peripheries of the blood vessels। अब जहाँ पे इंजरी हुई है तो ये जो सेल्स होते हैं ये मिड लाइन में ये सेंट्रल एक्सिस ऑफ द पेरिफेरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं, ताकि उस एरिया तक पहुंचा जाए और इस एरिया तक पहुंच के वहाँ पे जो सेल डेब्रीज हैं उनको क्लियर किया जा सके। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स मूव कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पे जो ब्लड कोगुलेशन या ब्लड जो क्लॉट है उसको ब्लड क्लॉट किया जा सके, ताकि अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो दैट विल लीड टू हेमरेज।
हेमरेजिक शॉक। इसके अलावा इमिग्रेशन और कीमोटैक्सिस होती है। इमिग्रेशन में ये होता है इज ए मैकेनिज्म बाय विच द ल्यूकोसाइट एक्सटेंड सोडोपोडिया। इमिग्रेशन में ये होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं इनके पास एक फ्लैजेलम लाइक सोडोपोडिया होता है जो कि पासिस थ्रू द कैपिलरी वॉल्स बाय इमाइड मूवमेंट्स, और उनके अंदर जो मूवमेंट होती है उसको इमाइड मूवमेंट कहा जाता है, और ये माइग्रेट इनटू द टिश्यू स्पेस और टिश्यू स्पेस तक पहुंच जाती हैं। The immigration of leukocytes also may be accompanied by the escape of red blood cells। अब जैसे ही एक अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसीज का जो नॉर्मल डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है या जो इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स होती है इसके साथ जो आरबीसीज हैं वो भी एस्केप कर जाती हैं। वंस दे हैव exited the capillary, the leukocytes move through the tissue guided by secreted cytokines। और जैसे ही ये मूव करके कैपिलरी बेड से निकल के टिश्यू के अंदर जाते हैं तो ये सर्टेन साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। सॉरी। इसके अलावा ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू माइक्रोफेजेस में और कंप्लीमेंट फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, ताकि वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है तो उसको किल किया जा सके, उसकी फेगोसाइटोसिस की जा सके। अगर वहाँ पे कोई सेलुलर डेब्रीज पड़ी हैं तो सेलुलर डेब्रीज को वॉश आउट किया जा सके। द प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेट in response to a chemical signal is known as is called as chemotoxis। जिस एक ऐसा कंडीशन, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो थ्रू सोडोपोडिया इन द फॉर्म ऑफ इमाइड मूवमेंट्स जब वो मूव करके उस एरिया तक पहुंचते हैं तो उसको कहा जाता है कीमोटॉक्सिस। और कीमोटॉक्सिस के रिजल्ट में कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज हो रहे होते हैं जो उनको अपनी तरफ ये साइट ऑफ इंजरी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वेल इसके अलावा फेगोसाइटोसिस होती है। फेगोसाइटोसिस में ये होता है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स द न्यूट्रोफिल एंड माइक्रोफेजेस इनगल्फिस एंड डिग्रेड द बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रीज इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। कि वो एरिया जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे या बैक्टीरियल ग्रोथ थी या टिश्यू डैमेज हुई थी तो वहाँ पे सेल डेब्रीज प्रोड्यूस हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन सेल डेब्रीज को वॉश आउट किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मेनली इन्वॉल्व्स थ्री डिस्टिंक्ट स्टेप्स, जिसमें एडेरेंस प्लस ऑप्सनाइजेशन हो रही होती है, दूसरा इनगल्फमेंट हो रही होती है और तीसरा इंट्रासेलुलर किलिंग हो रही होती है। ये नेक्स्ट एक डायग्राम है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तीनों प्रोसेस फेगोसाइटोसिस के कैसे हो रही होती हैं। Through enzymes, toxic oxygen and nitrogen products produced by oxygen dependent metabolic pathway जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है या हाइड्रोजन परऑक्साइड है या हाइपोक्लोरिक एसिड है, तो ये प्रोड्यूस होने के रिजल्ट में ये क्या करते हैं, मज़ीद उस एरिया को डेब्रीज फ्री कर रहे होते हैं। ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको किल कर रहे होती हैं। If the antigen is coated with the antibody or complement, its adherence is increased because of the binding to the complement। अगर एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया है या उसका रिएक्शन विद द कम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया है तो उनकी जो एडहेरेंस है या बाइंडिंग टू कम्प्लीमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इस प्रोसेस को जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है या एंटीजन कॉज्ड बाय एंटीबॉडी और कम्प्लीमेंट, उसको ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है। अगेन इफ द एंटीजन इज कोटेड विद द एंटीबॉडी और कम्प्लीमेंट, इट adherence is increased because of binding to complement, and this process of enhanced binding of an antigen caused by antigen or complement is known as opsonization, right? Okay। तो ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज में इसमें क्या हो रहा होता है कि सेलुलर रिस्पॉन्स द न्यूट्रोफिल एंड माइक्रोफेजेस इनगल्फ एंड डिग्रेड द बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रीज इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। अब रिकग्निशन और अटैचमेंट होती है। फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में पहला जो काम हो रहा होता है कि
उस फॉरेन पार्टिकल्स को रिकग्नाइज किया जाए और देन उसके साथ अटैचमेंट की जाए। Foreign objects coated with opsonins IgG and C3b which attach to receptors on the polymorph surface। और दूसरा काम इनगल्फमेंट होता है। इनगल्फमेंट में ये होता है कि जब सेल मेम्ब्रेन फ्यूजेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट at sometimes lysosomes empty into the vacuoles and often before vacuoles has a time to seal. This gives rise to regurgitation during feeding and enzymatic damage to surrounding tissue। भी इसमें इनगल्फमेंट में ये काम हो रहा होता है। थर्ड वन में इंटरसेलुलर किलिंग होती है या डिग्रेडेशन होती है जिसमें हाइड्रोजन पर कर रहा होता है इसकी डिग्रेडेशन या हाइपोहाइलोस एसिड कर रहा होता है प्रोड्यूस्ड बाय माइलोपेरोक्सीडेज। सुपर ऑक्सीडेज किल द बैक्टीरिया और लाइसोसोम जो होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जो इंट्रासेलुलर किलिंग का प्रोसेस है वो हो रहा होता है। ये एक फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है जिसमें ऑप्सोनाइजेशन ऑप्शंस रिलीज होते हैं। कोई भी बैक्टीरियम आता है तो वो एंटीजन को जो एंटीबॉडीज़ है साइट प्रोवाइड करती हैं कि यहाँ पे आपने अटैच होना है। उसके बाद उसकी ऑप्सोनाइजेशन होती है। ऑप्सोनाइजेशन या ऑप्शन रिसेप्टर्स होती हैं। अटैचमेंट के बाद वो इनसाइड द सेल आती हैं। एक वैक्यूलाइजेशन होती है। वैक्यूलाइजेशन होने के रिजल्ट में वो जो एंटीजन था वो विद इन द सेल मूव करता है और विद इन द सेल मूव करने के रिजल्ट में उसकी इंट्रासेलुलर किलिंग होना शुरू हो जाती है जिसमें मेनली हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीज हो रहे होते हैं या परऑक्साइडेजेस रिलीज होती हैं तो उसकी किलिंग कर देती हैं। इसके अलावा सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होती हैं। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन में the inflammatory response remains confined to a localized area. In some cases, local injury can result in prominent systemic manifestation as the inflammatory mediators are released into the circulation। और systemic manifestation में जो acute phase response हो सकता है, alteration in blood cell count हो सकता है like leukocytosis या leukopenia हो सकता है। इसके अलावा फीवर्स हो सकता है, एनोरेक्सिया होने के चांसेस हो रहे होते हैं, वेट लॉस या हाइपोटेंशन की कंडीशन प्रोड्यूस हो रही होती है, सेप्सिस और सेप्टिक शॉक हो रहे होते हैं। आल्सो कॉल्ड द सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट द सवेयर सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो अगर हम सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन की बात करें या सिस्टेमिक साइन और सिम्टम्स की बात करें तो उनके अंदर फीवर जिसमें इंटरल्यूकन 1 रिलीज हो रहा होता है और जाके थर्मोस्टेट के साथ टेम्परेचर को चेंज कर देता है। इसके अलावा लीकोसाइटोसिस हो रही होती है जो WBCs का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा होता है अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है ताकि उस बैक्टीरिया को किल किया जा सके। इसके अलावा वेट लॉस, हाई फीवर्स, एनोरेक्सिया और इन सर्टेन कंडीशन अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है तो वो सेप्सिस को भी लीड कर रहा होता है और एट द एंड सेप्टिक शॉक होने की कंडीशन में भी चला जाता है जिसमें सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है और सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन हो जाती है। इसके अलावा एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में यूजुअली बिगिंस विद इन आवर्स और डेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ द इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन और इसके अंदर चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाती है। लीवर ड्रामेटिकली इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन सच एज फिब्रिनोजन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का अगर टेस्ट करवाया जाए तो वो पॉजिटिव आ जाती है। हेप्टोग्लोबुलिन्स एंड सिरोप्लाज्मिन्स का अगर टेस्ट करवाया जाए तो दीज आर आल्सो रिएक्टिव्स। इसके अलावा ESR इंक्रीज हो जाती है, फीवर हो रहा होता है। इसके अलावा इंक्रीज नंबर ऑफ लिकोसाइटोसिस हो रही होती है, स्केलेटल मसल कैटाबॉलिज्म हो रही होती है और नाइट्रोजन नेगेटिव बैलेंस हो रहा होता है। इसके अलावा एक्यूट फेज के अंदर दिस रिस्पॉन्सेज आर जनरेटेड आफ्टर द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। इसके अंदर इंटरल्यूकन 1, 6 और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं and these cytokines affect the thermoregulatory center in the hypothalamus to produce fever। और interleukin 1 and other cytokines induce an increase in the number and immaturity of circulating neutrophil by stimulating their production in the bone marrow
and increase immature neutrophils in the peripheral blood giving band appearance called as shift to left होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लथर्जी होती है जो कि एक्यूट फेज का रिस्पॉन्स होता है, results from the effect of interleukin 1 and tumor necrotic factor on the central nervous system। आउटकम ऑफ इन्फ्लेमेशन में ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें कंप्लीट रेजोल्यूशन हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकती है, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, या प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ओके, उसके बाद हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को डिस्कस कर लेंगे और एट द एंड हम क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनमें अगर कोई आपके पास क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको बाकी की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उनको कवर कर लेंगे। सेकेंडली, आप लोगों का टेस्ट जो है वो नेक्स्ट इस सैटरडे को है, जो डे आफ्टर टुमारो है, तो उसमें पेप्टिक अल्सर्स इंक्लूडेड होएगी, तो पेप्टिक अल्सर्स को पढ़ लीजिएगा, और टेस्ट जो है ये अराउंड अबाउट 5 PM में ऑनलाइन कर दूंगा। Okay, see you inshallah in next lectures. Okay, bye bye, have a blessed evening.